हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बोधकालीन कला। तो बोधकालीन कला के बारे में पहले हम ये जानेंगे कि ये कितने समय से कितने समय तक रही। तो मौर्य वंश जिसका शासन था 325 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक, उस समय में जो है बौद्ध कला का काफ़ी विकास हुआ। तो शुरू करते हैं। मौर्य कला भारतीय कला के इतिहास में युग प्रवर्तक है। बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु ने मगध राज्य को प्रतिष्ठित किया, जिसका उदय भारतीय इतिहास की महानतम उपलब्धियों में से है, क्योंकि इन्होंने पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से उत्तर तक के क्षेत्र में सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ तक कि ईरान की सीमाओं को भी इन्होंने अपने साम्राज्य का अंग बनाया। मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में बहुत से शासकों ने सहयोग दिया, जैसे चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक आदि। इनमें अशोक द्वारा बनाए गए स्तूप, अभिलेख, भवन आज भी शिल्पकारों की प्रेरणा एवं मौलिक रचना में सहयोग देते हैं। मौर्य काल में अशोक एक ऐसा सम्राट हुआ जिन्होंने प्रचलित परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मानवीय संबंधों का एक नया आदर्श प्रस्तुत किया। वह एक कुशल तथा बुद्धिमान शासक थे। उन्होंने स्थापत्य और मूर्ति शिल्प के निर्माण का कार्य आरंभ किया। इन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करते हुए 14 शिलालेख उचित स्थानों पर स्थापित किए। अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तथागत के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इन्होंने अनेकानेक धार्मिक स्मारकों का निर्माण कराया, जिसका उदाहरण मैं आपको अभी बताता हूँ। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि बोध गया, भरहुत, सांची और सारनाथ के कला केंद्रों में निर्मित रचनाएं हैं। अशोक ने बौद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की और इस यात्रा मार्ग को सूचित करने के लिए पाटलिपुत्र, लौरिया, अरराज, लौरिया, नंदगढ़, लुम्बिनी आदि के स्तंभ बनवाए। अशोक ने मूलतः इन स्तंभों को धर्म प्रचार प्रसार के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर बनवाया। इन स्तंभों पर लेख भी उत्कीर्ण हैं। इन स्तंभों में बखरा तथा लौरिया नंदगढ़ का स्तंभ आज भी ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है, जबकि अन्य स्तंभों की स्थिति सही नहीं है। इन स्तंभों का दंड गोलाकार है, जो नीचे की ओर से मोटा और ऊपर की ओर इसकी मोटाई घटती हुई है। ऊपर का भाग शीर्ष कहलाता है, जिस पर कलाकारों ने अपनी कार्यकुशलता से अलंकरण की रचना की, जिसमें पक्षियों या फूल पत्तियों को आधार बनाया गया है। अशोक ने स्तंभों पर चुनार पत्थर लगवाया था।
अब मैं आपको यहाँ पर जो प्रमुख स्तंभ हैं उनके बारे में अवगत कराऊंगा। इनको आप जो है अपनी नोटबुक में भी जो है ऐड कर लें। ये आपकी टीजीटी, पीजीटी और जीके की कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कपिलवस्तु का स्तंभ, इसकी ऊंचाई 30 फीट थी। यह स्तंभ बोध के स्तूप के सामने बना था। इसके ऊपर की ओर सिंह शीर्षक था। कनक मुनि बुद्ध का स्मारक स्तंभ, यह कपिलवस्तु में है। इसकी ऊंचाई 20 फीट के लगभग है। इस पर भी सिंह शीर्षक था। इसमें स्तंभ लेख भी लिखा है। श्रावस्ती के स्तंभ, ये स्तंभ जेतवन विहार के पूर्वी द्वार के दोनों ओर थे। इनकी ऊंचाई 20 फीट थी। बाईं ओर स्थित स्तंभ पर चक्र बना था और दाईं ओर वृषभ। कपित्थ स्तंभ, यह स्तंभ शांकाश्य नामक स्थान पर है। बैगनी रंग की ओप इस स्तंभ पर लगी थी। यह स्तूप की सीढ़ियों के ऊपर वाले भाग में था। लुम्बिनी उद्यान का स्तंभ, कहा जाता है कि इस स्तंभ में बुद्ध के जन्म का उल्लेख था, पर यह बिजली गिर जाने से टूट गया। इस पर अश्व शीर्षक था। चारों ओर वेदिका थीं। यह अशोक के लिए सर्वाधिक श्रद्धेय स्तंभ था, क्योंकि यह बुद्ध के जन्म स्थान पर स्थापित किया गया था। उन्होंने स्वयं इस स्तंभ को पूजा करके स्थापित कराया था। कुशीनगर का पहला स्तंभ, यह स्तंभ बुद्ध के परिनिर्वाण का स्तंभ था। कुशीनगर का दूसरा स्तंभ, यह उस स्थान पर था जहां बुद्ध के अवशेषों को उनके दावेदारों ने 8 भागों में विभाजित किया था। सारनाथ का स्तंभ, इस पर चमकीली ओप की गई थी और यह 70 फीट ऊंचा था। यह महाधर्मचक्र स्तंभ था जहां बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिए थे। इसके अलावा सारनाथ के मार्ग में स्थित भी जो है कुछ चमकीले पत्थर से स्तंभ बनवाया गया था। महासाल का सिंह शीर्षक स्तंभ, यह स्तंभ अशोक स्तूप के सम्मुख था। स्तंभ पर लेख लिखा है। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ पर बुद्ध ने एक यक्ष को वश में किया था। वैशाली स्तंभ, यह लगभग 50 फीट ऊंचा था। पाटलिपुत्र का पहला स्तंभ, इसकी ऊंचाई लगभग 30 फीट थी। यह जम्बूद्वीप स्तंभ था जिसे फाहियान ने अपने भ्रमण के दौरान देखा था। पाटलिपुत्र का दूसरा स्तंभ, यह उस स्थान पर था जहां अशोक का नरक तुल्य कारागार था, जिसका नाम रमणीय बंधन था। अंतिम स्तंभ, इसकी ऊंचाई 50 फीट थी, जिसके ऊपर गज शीर्षक था। अशोक द्वारा और भी स्तंभ बनवाए गए जो कि पटना, इलाहाबाद, दिल्ली, मेरठ, कौशाम्बी आदि स्थानों पर हैं और निरंतर उनकी कलात्मक रुचि एवं परिश्रम को प्रस्तुत करने में सहायक हैं। तो प्रस्तुत जो स्तंभ हैं, इस स्तंभों से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि उपरोक्त स्तंभ का शीर्षक
क्या था, या उपरोक्त शीर्षक के स्तंभ किस जगह उपस्थित है या किस जगह पाया गया है, या राजगृह या पाटलिपुत्र या अन्य स्थानों के जो स्तंभ थे उनकी ऊंचाई कितनी थी, या उनकी और क्या विशेषता थी। इस तरह के प्रश्न जो हैं बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, कंपटीशन में पूछे जाते रहे हैं। तो इनको आप एक अच्छे से विधिवत रूप से स्तंभों को कर लें, जो कि टीजीटी पीजीटी ड्राइंग और हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन में बार बार आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।